हेलो। हाँ बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्ड और अपन पढ़ रहे थे बेटा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, है ना। तो ये अपन वैलेंसी बॉन्ड की डिस्कस कर रहे थे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में कर रहे थे बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात को ठीक है ना। तो देखिए, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो बच्चों, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। देखो, जैसे मैं बोलूं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन का डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बोलो बच्चों। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये होगा, बोलो। देखो, यहां बच्चों बॉन्ड 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं बच्चों, पता है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ना बेटा, वो नंबर लोन पेयर्स बढ़ने के साथ साथ कम हो सकती है। ऐसा क्यों, बताओ बच्चों। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते गए तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। कैसे, इसको बेटा समझते हैं, ध्यान देना थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो बेटा सुनो। जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना बेटा। फिर है कार्बन कार्बन, है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर है फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है बेटा। ये मेरे पास एक ऑर्डर है, इनकी बॉन्ड एनर्जी का हमें ऑर्डर बताना है बच्चों, ठीक है ना। इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हमें करना है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, तो बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे। देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन आपको दिख रहा होगा कि इन पे कोई लोन पेयर नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, इन पे लोन पेयर देखो, 1 लोन पेयर है बच्चों, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है बच्चों। अब मुझे बताओ, जहां लोन पेयर ज्यादा है ना, वहां रिपल्शन, बताओ, बोलो। अगर लोन पेयर ज्यादा है तो इन एटम्स के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा ना बच्चों। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जहां ज्यादा होगा, वो बॉन्ड बच्चों क्या होने लग जाए, बोलो बेटा, वो बॉन्ड वीक होगा ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, बोलो बच्चों, समझ पा रहे हो। तो देखो, इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये आता है बेटा, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन में मैंने हाइड्रोजन को कैसे बोला, देखो आपको पता होगा बेटा, हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है 1s से। और आपको 1s ऑर्बिटल जस्ट न्यूक्लियस है ना बेटा। 1s ऑर्बिटल जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस है। तो मुझे बताओ बेटा, अगर कोई उस ऑर्बिटल से बन रहा है जो ऑर्बिटल एकदम न्यूक्लियस के ठीक बाहर है, तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ अपने आप ही ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बोलो बच्चों, होगी ना। अगर देखो बेटा, अगर आप बात करो ना होमो
डाइएटॉमिक सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना बेटा, होमो डाइएटॉमिक सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड is the strongest sigma bond of nature, ठीक है ना बेटा। अगर दोनों एटम एक जैसे हैं तो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें ना तो बच्चों हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ध्यान रखना मैंने होमो डाइएटॉमिक बोला है, ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं नेक्स्ट जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ आपकी डेल्टा ईएन के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। ऐसा क्यों, देखो डेल्टा ईएन जितना ज्यादा होगा है ना बच्चों, क्या डेवलप होंगे, आयोनिक कैरेक्टर, बोलो बच्चों, डेल्टा ईएन जितना ज्यादा होगा है ना बेटा तो क्या डेवलप होने लग जाएंगे उनके अंदर, आयोनिक कैरेक्टर। क्या बात समझ पा रहे हैं मेरी, बोलो बोलो जी, क्लियर है क्या। अब देखो बेटा सुनो, जैसे एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, तो ये लिखेंगे अपन, बोलो बेटा, अगर एच एफ और एच एच इन बॉन्ड की एनर्जी में कंपेयर करना है ना बेटा, तो बेटा बताओ कौन सा बॉन्ड, एच एफ वाला बॉन्ड बच्चों स्ट्रोंगर है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एच एफ वाला क्यों स्ट्रोंगर है बच्चों, बताओ, देखो इसमें बेटा कुछ आयनिक कैरेक्टर आगे, आगे क्या, बोलो बेटा, इसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर आगे। अच्छा मैं अगर मान लो एफ एफ लिखूं तो एफ एफ इसके पीछे जाएगा, जाएगा क्या, ये बात आपको समझ में आ गई बेटा, तो ये, अब देखो बेटा सुनो, एक चीज और सुनिए, जैसे सपोज मेरे पास देखो बेटा ये है, फिर देखो बेटा ये सिलिकन सिलिकन है, ठीक है, ये फॉस्फोरस फॉस्फोरस है, ठीक है, ये सल्फर सल्फर है और ये क्लोरीन क्लोरीन है बेटा। अब देखो इसको थोड़ा समझना बेटा, देखो ये सेकंड पीरियडिक एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड की, तो हमें इनकी बॉन्ड एनर्जी का पता करना है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, देखो बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर तो इक्वल है ना, फ्लोरीन के ऊपर भी 3 लोन पेयर, क्लोरीन के ऊपर भी 3 लोन पेयर, लेकिन मुझे बताओ कि यहां जो ये इंटरन्यूक्लियर, सॉरी इंटरन्यूक्लियर क्या, इंटर लोन पेयर जो डिस्टेंस है ना वो कम है, बोलो बच्चों, दो लोन पेयर के बीच की डिस्टेंस कम है क्या बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो यहां ये रिपल्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब मुझे बताओ जब यहां रिपल्शन हो रहा है तो बॉन्ड पहले से वीक है ना, अब मुझे बताओ वो तो भाई भाई पहले ही लड़ रहे हैं, तो ऐसे भाइयों को अलग करना इजी है कि नहीं है, बोलो बच्चों, ऐसे भाइयों को अलग करना इजी है। तो देखो बेटा यहां देखिए ये इस तरह से आता है,
है ना। आपको पता होगा कि पी ब्लॉक में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फ्लोरीन फैमिली में क्या हो रहा है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बॉन्ड एनर्जी सेकंड पीरियड से ज्यादा है बच्चों, बोलो। लेकिन बेटा यहाँ क्या है, यहाँ इसकी ज्यादा है, कार्बन वाले की ज्यादा है बेटा, ऐसा क्यों बताओ। देखो लोन पेयर तो नहीं है ना, अरे बच्चों लोन पेयर तो नहीं है ना, कार्बन कार्बन और सिलिकन सिलिकन। तो अब मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी, कार्बन कार्बन की। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होती है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों। समझ में आ गई क्या बात, बोलो बच्चों। ये पिक्चर समझ में आई, अरे पिक्चर समझ में आई क्या नवाबों। तो देखो क्या बोलेंगे कि इन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड हेलोजन फैमिली, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी फॉर थर्ड पीरियड वो ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेकंड पीरियड। बोलो बच्चों, इन रेस्पेक्टिव ग्रुप, ऐसा क्यों, देखो बेटा, बिकॉज इन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स there is strong inter electronic repulsion due to their small size। बोलो बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आई। ये बच्चों क्वेश्चन आते रहते हैं। अब जैसे सपोज आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो मैं, बताओ बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना आपको, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, बताओ बच्चों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, होमो डाई एटॉमिक अगर बॉन्ड है, इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड बताओ बच्चों, एच एच है। अब बताओ बेटा, ऑक्सीजन और सल्फर में से किसको लेंगे, सल्फर को, ठीक है, और फिर ले लेंगे ऑक्सीजन को। बात समझ आएगी बच्चों, क्लियर है क्या, बोलो बेटा, क्लियर, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी बेटा इस तरह से। अब देखिए बेटा सुनिए, देखो अगर मैं बोलूं कि जो है ना पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, ये क्या होती है बच्चों, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखो बेटा ऐसा क्यों बोला, मेरी बात को बहुत ढंग से समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझा रहा हूं। एक बात बताओ बेटा, ये जैसे देखो पाई बॉन्ड बना रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये दोनों ऑर्बिटल इस तरह से बेंड होते हैं क्या, बोलो बेटा, इस तरह से बेंड हुए और ये बना रहे हैं। अब मुझे बताओ, हमने ये देखा था कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो यहां क्या होगा बेटा, पहले बताओ, स्ट्रॉन्ग इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन, है ना बेटा। तो क्या होता है बोलो, पाई बॉन्ड इज ए वेरी वीक बॉन्ड, ठीक है बेटा। पहले ये लाइन समझ में आई है कि पाई बॉन्ड अपने आप में एक बहुत ही वीक बॉन्ड है, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी हुई है, बोलो बच्चों, पाई बॉन्ड इज ए वेरी वीक बॉन्ड। अब मुझे बताओ
मुझे बताओ बेटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर किन का अट्रैक्शन रहता है? बॉन्ड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर किन का अट्रैक्शन रहता है? न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का रहता है बच्चों। अब मुझे बताओ, अट्रैक्शन अच्छा कब रहेगा? देखो बॉन्ड पहले से वीक है, बॉन्ड पहले से वीक है, ठीक है? तो अट्रैक्शन कब रहेगा? जब साइज छोटा है या साइज बड़ा है? बताओ बच्चों। छोटा होगा तभी रहेगा ना। देखो बेटा सुनो, भाई जैसे सपोज मैं कहता हूं कि देखिए, आप ऐसे सोचो, ये एक ओवरलैपिंग हुई है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इस तरह से, और एक ओवरलैपिंग बेटा मैंने ये करवाई, ठीक है? ये देखो बेटा सुनो, अब देखो ये न्यूक्लियस इतने दूर है, तो मुझे बताओ कहां पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अच्छा होगा? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फर्स्ट में अच्छा होगा या सेकंड में अच्छा होगा? बताओ बच्चों। कंफर्म फर्स्ट में होगा ना, क्योंकि साइज छोटा है। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कह सकते हैं बच्चों, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। पक्का कंफर्म? ये बात आपके दिमाग में बैठ गई क्या? बोलो बच्चों, ये बात आपके भेजे में बैठ गई? बोलो पक्का ना? तो हम कह सकते हैं कि देखो, जितना साइज छोटा होगा उसकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। होगी बच्चों, जितना साइज छोटा उसकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, है ना? ये कौन है भाई? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होती है? तो साहब, अरे सुबनिक कौर, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड नहीं है क्या? ट्रिपल बॉन्ड में कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे आपको? 3 बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में कितने तोड़ने पड़ेंगे? सिर्फ 2 ही तोड़ने पड़े ना। एक वो पड़ी थी क्या, यूनियन स्ट्रेंथ वाली? मेरे हाथ में एक पेन है, मैं इसको आराम से तोड़ सकता हूं। अब ये 2 है, इसको तोड़ना जोर लगेगा कि नहीं लगेगा? सुबनिक कौर, कैसे बच्चे हैं आजकल। तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? अब मैं 10 लकड़ी एक साथ ले लूं तो उनको तोड़ने में जोर आएगा कि नहीं आएगा? सिग्मा तो सब में ही है। समझ में आई बात तेरे को? सुबनिक कौर, बात समझ में आई तेरे को? हाँ भैया। तो अब देखो हमने क्या बोला, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी किस में ज्यादा होगी? जिसका साइज छोटा है। अब देखो बेटा एक बात बताओ, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट हाईएस्ट टेंडेंसी ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन? ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ये है, बताओ विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट टेंडेंसी ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन? देखो बेटा सुनो, अगर आपको पता हो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो बोलो बच्चों, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ेगी ना? आप ध्यान दीजिए, देखो बेटा, देखो जैसे ये है ना, देखो ये ऑक्सी एसिड ले रहा हूं, आप ऑक्सी एसिड को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप इस सीरीज में इधर से इधर जा रहे हो, आप क्या देख रहे हो बेटा इसमें? दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? देखो सिलिकॉन ने
एक ही डबल बॉन्ड नहीं बनाया, इसने एक डबल बॉन्ड बनाया, इसने डबल बॉन्ड बनाए बच्चों, देखो, और अगले वाले ने 3 बना लिए। बोलो बेटा, तो किसकी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है? देखो क्लोरीन 3 पाई बॉन्ड बना रहा है अपने ऑक्सी एसिड में, दिख रहा है क्या? तो देखो बेटा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पर एटम, बोलो बच्चों, इंक्रीज हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे बेटा? किस में ज्यादा है? जिसका साइज सबसे छोटा था, जिसका साइज सबसे छोटा है ना, उसमें देखो बेटा डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा थी। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ, ये बात तो हो गई इसकी, एक बात बताओ बेटा, फर्स्ट पीरियड वालों का अगर अपन बात करें, है ना, वेरी स्मॉल साइज, है ना बेटा, फर्स्ट पीरियड वालों का साइज बहुत छोटा होता है होता है क्या बच्चों? फर्स्ट पीरियड वालों को छोटा होना ही होना है। तो क्या ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं? क्या ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं बच्चों? बोलो। अरे ये कौन है? यस, योगेंद्र सिंह राठौड़, नींद तो नहीं आ रही तेरे को? देखो भैया बहुत छोटा साइज है ये, तो चलो इसकी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, इनके पास ओनली एस ऑर्बिटल होता है ना बच्चों? कौन सा? कौन सा ऑर्बिटल होता है बच्चों इनके पास? 1s। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या 1s ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल कभी भी, एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड बना पाता है क्या? नहीं बना पाएगा ना। तो देखो, एस ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब आओ बेटा, बात करते हैं सेकंड पीरियड की। तो देखिए, इनका साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज है, और इनके पास 2s भी है, 2p भी है। अच्छा वो पता होगा, पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी चाहिए ना, पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी चाहिए ना। देखो, आपने ऐसा देखा होगा ना, जैसे ये पी है, पहले ये सिग्मा बॉन्ड बना, फिर देखो ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, ये देखो ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है ना। तो बोलो ये देखो बेटा, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, साइज भी छोटा है, साइज भी छोटा है, और जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो, अरे हो रही है बच्चों तो अब देखो बेटा सुनो, आपने देखा होगा बेटा, सेकंड पीरियडिक एलिमेंट, जैसे देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये बॉन्ड बनता है ना बच्चों? बोलो, अरे बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों। तो मुझे एक बार बताओ बेटा, ये सेकंड पीरियड वाले आराम से बना पाए, क्यों बना पाए? बोलो बच्चों, सेकंड पीरियड वाले आराम से बना पाए क्योंकि इनका जो पी ऑर्बिटल है ना, वो सबसे छोटा है। बेटा पी आया ही सबसे पहली बार कब? पी आया ही सबसे पहली बार कब? सेकंड ऑर्बिट में आता है ना। तो जो सबसे पहली बार है वो सबसे छोटा हुआ, सबसे छोटा हुआ, तो आराम से वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग दिखा के डबल बॉन्ड बना सकता है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो बेटा, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विद
itself and other small size second period elements, है ना बेटा? Because they represent effective overlapping, because they represent effective overlapping due to their small size. बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट आराम से ऐसा कर पा रहे हैं बच्चों? अच्छा बताओ, ये जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट पाई बॉन्ड बना रहे हैं, वो कौन सा पाई बॉन्ड है पता है क्या? 2p पाई 2p पाई है क्या बच्चों? ये 2p पाई का मतलब समझ में आया? देखो इनका p कौन सा है, इनका p कौन सा 2p है, और ये बॉन्ड कौन सा बना रहे हैं? पाई बॉन्ड। इससे मैंने बोल दिया 2p पाई 2p पाई। यहां भी बना पा रहे हैं बच्चों? बोलो बेटा, ये भी बना पा रहे हैं 2p पाई 2p पाई। बोलो, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी बच्चों? 2p पाई बॉन्ड बनता है। अच्छा अब आओ बेटा, देखो जैसे मैंने आपसे बोला ये मेरे पास है ना, ये सिलिकॉन सिलिकॉन डबल बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन ट्रिपल बॉन्ड, फॉस्फोरस फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड। बच्चों ये कभी अरेंजमेंट आपने देखी? सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्या आपस में बना पाते हैं क्या? देखो बेटा सुनो, ये सारे के सारे ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है बच्चों। तो अब देखिए थर्ड पीरियड एलिमेंट में क्या लफड़ा हुआ? थर्ड पीरियड एलिमेंट है बेटा, देखो इनका क्या है, इनका साइज है लार्ज साइज, है ना? इनमें बच्चों 3s 3p एंड 3d भी है ना? तो देखिए ड्यू टू लार्ज साइज effective overlapping is not possible. So CP pi bond will be very weak. And it is not found in nature. क्या बात आप समझ पा रहे हैं बच्चों? बोलो। चलो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो बेटा, एक है इस तरह का बंदा एकदम पतला सा, ठीक है, और एक है बेटा इस तरह का मोटा सा, ठीक है, ये इस तरह का मोटा सा है, समझ आया? अब मुझे बताओ, ये जो दोनों मोटे मोटे आदमी हैं, तो अगर इनको गले मिलना है, एक दूसरे को झप्पी देनी है, तो कौन इजीली एक दूसरे को झप्पी दे सकते हैं? बोलो, अगर गले मिलना है तो कौन, जो मोटे हैं या जो पतले हैं? बोलो बच्चों, सोचो भैया। फर्स्ट वाले कर सकते हैं ना, पतले हैं तो आराम से एक दूसरे को झप्पी दे सकते हैं, मोटे बेचारों की क्या अड़ जाएगी बीच में? बताओ, झप्पी देते ही बीच में कौन ऑप्शन? टमी, टमी अड़ गई ना बेचारों की। बोलो, वो टमी उनको ढंग से ओवरलेप नहीं करने देगी। ये बात समझ में आ गई? अब समझ में आ गया बेटा कि साइज जितना बड़ा होगा, साइज जितना बड़ा होगा, है ना, साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो बेटा उनकी क्या हो जाएगी? पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। क्या ये बात समझ में आएगी? अब मुझे बताओ बेटा, अब पाई बॉन्ड अगर नहीं बना तो फिर वो अपनी वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे? बोलो बच्चों,
पाई बॉन्ड नहीं बना तो फिर एक ही चाह रहा है, सिग्मा बॉन्ड से करना पड़ेगा। तो देखो बेटा कैसे समझते हैं इस चीज को। देखिए किस तरह से, ध्यान दीजिए बेटा। जैसे ये सिलिकॉन सिलिकॉन है, ठीक है। अच्छा एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, जब भी एक पाई बॉन्ड टूटेगा ना, जब भी एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो देखो बेटा, एक बात हो बेटा, जब एक बॉन्ड टूटता है तो कितने एटम फ्री होते हैं, कितने एटम फ्री होते हैं, 2 एटम फ्री हुए ना। तो देखो जैसे ही मैंने इसमें एक पाई बॉन्ड तोड़ा, एक पाई बॉन्ड तोड़ती देखो एक सिग्मा बॉन्ड इस पे आया, एक सिग्मा बॉन्ड इस पे आया, आया बेटा। अब मैंने नेक्स्ट एक पाई बॉन्ड और तोड़ा तरह से, देखो इन पे डेवलप हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अरे बच्चों देखो मैंने टोटल 2 पाई बॉन्ड तोड़े, टोटल 2 पाई बॉन्ड तोड़े, तो देखो मैंने हर सिलिकॉन पर 2 नए सिग्मा बॉन्ड जनरेट कर दिए, कर दिए क्या, अरे 2 नए सिग्मा बॉन्ड जनरेट कर दिए। बाकी जो जिसको मैंने बंद नहीं किया वो तो पहले से ही है ना बेटा। अब देखो इस तरह से देखो बेटा क्या होगा, ये आपस में, अब देखो ऐसा पास में और हुआ होगा, है ना बेटा, ऐसे बहुत सारे एटम, है ना। तो ये आपस में मिलकर क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से जुड़ते जाएंगे। अब बताओ ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई, बोलो बच्चों, ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन गई, जाइंट स्ट्रक्चर बन गई ना, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन गई। तो मुझे बताओ बच्चों, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाने की टेंडेंसी किस में ज्यादा होगी, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाने की टेंडेंसी किस में ज्यादा होगी, इसमें पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी, सही बात है ना। जो पाई बॉन्ड मुश्किल से बनाएगा तो फिर अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी ना। बच्चों समझ में आ रही है बात, बोलो। तो देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे कि ये देखो इसकी क्या है, ये इसकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो व्हेन एन एटम हैज लेस टेंडेंसी ऑफ पाई बॉन्ड formation, then it has more tendency of polymeric structure formation, बोलो, then it has more tendency of polymeric structure formation। क्या ये बात सबको समझ में आई, बोलो बच्चों। अगर एक एटम की पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी तो उसकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, होगी बेटा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा, देखो आपने देखा कि आपने बोला कि पी पी बॉन्ड नहीं बनता ना, आपको पता होगा पी फॉर मॉलिक्यूल मिलता है ना बच्चों, पी फॉर मॉलिक्यूल मिलता है ना। आप देखो फॉस्फोरस ने अपनी जो वैलेंसी है तीनों, वो देखो बेटा, वो सिंगल बॉन्ड से पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे फॉस्फोरस अपनी तीनों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी कर रहा है, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है बेटा, ये देखिए, है कि नहीं है क्या बच्चों, अरे समझ में आई बात, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसमें कितने पाई बॉन्ड तोड़ेंगे बेटा, इसमें कितने पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, 2। तो कितने नए सिग्मा बॉन्ड और जनरेट हुए, कितने नए सिग्मा बॉन्ड, हर फॉस्फोरस पे 2 जनरेट हुए, हर फॉस्फोरस पे 2 जनरेट हुए, तो एक फॉस्फोरस पे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बच्चों,
3 हो गए ना, 3 हो गए क्या? इसी तरह से देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं सल्फर, ये नहीं मिलता, आपको पता होगा बच्चों, सल्फर S8 बनाता है। अब देखो बेटा सुनो, उसने बनाया P4 और सल्फर ने बनाया S8, है ना, बनाना बच्चों। सल्फर की स्ट्रक्चर आपको पता होगी, कैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चों? देखो, होती है बच्चों क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, होती है ना? बोलो बेटा। तो देखो, ये सारे जो एटम है वो अपनी वैलेंसी कैसे पूरी कर रहे हैं? बताओ, ये सारे एटम अपनी वैलेंसी कैसे पूरी कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड से। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, बोलो। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपको इस बेसिस पर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछूं, है ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने पूछा 2p पाई 2p पाई और 3p पाई और 3p पाई, बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? 2p पाई 2p पाई होगा बच्चों। ये समझ में आया? इतने एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो बेटा सुनो, देखो अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, देखो जो CO2 है ना, बोलो बच्चों, ये गैसियस स्टेज में मिलता है बच्चों, मिलता है ना, मिलता है बच्चों। और एट द सेम टाइम SO2 आपका सॉलिड स्टेट में मिलता है ना बच्चों। अब देखो कैसे समझते हैं इस बात को। देखो, ये दोनों बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन कौन से पीरियड के एलिमेंट है? बताओ बच्चों, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों हैं सेकंड पीरियड के, है ना बेटा। कार्बन एंड ऑक्सीजन सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। ये तो बना बच्चों 2p पाई 2p पाई, स्ट्रॉन्ग होगा, 2p पाई स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखो, यहां देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये स्ट्रक्चर लेता हूं, तो देखो सिलिकॉन बच्चों थर्ड पीरियड का है बच्चों। थर्ड पीरियड में देखो, ये जो पाई बॉन्ड बना वो है बच्चों 3p पाई 2p पाई। अब मुझे बताओ बेटा, सिलिकॉन का साइज बड़ा है ना, पी ब्लॉक में सिलिकॉन का साइज तो बड़ा होगा ना। अब मुझे बताओ, जब साइज बड़ा होगा इसकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? अरे बहुत ही कम होगी ना। ध्यान दो, एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, देखो ये बड़ा, यहाँ देखो सिलिकॉन ने एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया, चेक करो, क्या यहाँ सिलिकॉन ने एक भी पाई बॉन्ड बना रखा है क्या? अरे बना रखा है क्या? नहीं बना रखा ना। क्यों नहीं बना रखा? बोलो बच्चों, क्यों नहीं बना रखा? क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा है ना। अरे बोलो बच्चों, इसका साइज छोटा है या बड़ा है? कुछ भी यहाँ भर देते हो। अरे बड़ा है, इसका साइज बड़ा है। तो अब देखो बेटा सुनो, तो इसका मतलब देखो क्या होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, वेरी अनस्टेबल। अब मुझे बताओ बेटा, जब पाई बॉन्ड आपका अनस्टेबल है तो क्या होगा? बोलो बच्चों, जब पाई बॉन्ड अनस्टेबल है तो वो क्या होगा? ब्रेक होगा ना, ये ब्रेक हो जाएगा, इट विल ब्रेक। और क्या हो जाएगा बेटा? कन्वर्ट्स इनटू पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। देखो बेटा सुनो, तो ये जो है ना SiO2, इसको अपन कैसे समझाएंगे फिर? ध्यान दीजिए, देखिए ये पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड टूटा, तो देखो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो सिलिकॉन पर दो बॉन्ड डेवलप हुए और हर ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ बेटा। तो अब देखो क्या होगा, आपने कभी इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी होगी,
इस तरह से पढ़ी होगी ना बेटा। देखो अब बच्चों बताओ, ये स्ट्रक्चर कैसी होगी? ये स्ट्रक्चर कैसी होगी? जाइंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगी क्या? बोलो बच्चों, ये जाइंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगी। क्यों होगी जाइंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर? बताओ बच्चों, ये जाइंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर क्यों हो गई? कुछ समझ में आया? ये जाइंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर क्यों हुई? क्योंकि देखो बेटा, सिलिकॉन जो है वो आपके किस पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का। और इसका ग्रुप नंबर जो है वो कौन सा है? 14। तो कंपैरेटिवली साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होने के कारण इसकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम है। पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम है, तो धीरे धीरे क्या करता है बच्चों, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट होने लग गया? ये आपका सिग्मा बॉन्ड में, है ना बच्चों? तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूं बेटा, देखो जो सिलिका है उसको अपन ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे बच्चों, SiO2L। ये देखो इसकी क्या है, अपन क्या बोलेंगे इसकी? बेटा जाइंट पॉलीमेरिक 3D स्ट्रक्चर। बोलो बच्चों, इसकी जाइंट पॉलीमेरिक 3D स्ट्रक्चर है क्या? अब मुझे बताओ, हर सिलिकॉन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं बेटा? हर सिलिकॉन ने चार चार बना रखे हैं। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 आ गई क्या? इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आ गई क्या? अच्छा, हर ऑक्सीजन को देखो, हर ऑक्सीजन ने दो सिग्मा और दो लोन पेयर, तो इसकी भी sp3 आ गई। अब एक बात ध्यान दो बेटा, एक सिलिकॉन चार ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा है क्या? बोलो बच्चों, एक सिलिकॉन चार ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा है, और एक ऑक्सीजन कितने सिलिकॉन से कनेक्ट हो रहा है? बोलो बच्चों, एक ऑक्सीजन कितने सिलिकॉन से? दो से कनेक्ट हो रहा है ना। देखो बेटा सुनो, मैं क्या कह सकता हूं, इन द स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 each silicon atom is bonded with four oxygen atom, and each oxygen is bonded with two silicon atom। क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ बेटा, ये कैसा सॉलिड है? ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है या आयनिक सॉलिड है या कोवलेंट सॉलिड है या मेटेलिक सॉलिड है? बताओ भाई दीपेश अग्रवाल, मॉलिक्यूलर कैसा होगा भाई? कोवलेंट सॉलिड है ये कोवलेंट सॉलिड है बच्चों। देखो ये क्या है? इट इज ए कोवलेंट सॉलिड, है बच्चों? अरे बच्चों है क्या? आप मुझे बताओ, डायमंड को कैसा सॉलिड बोलते हो? डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनते जाते हैं ना, बॉन्ड बनते बनते जाइंट 3D स्ट्रक्चर बनती है। तो आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको कोवलेंट सॉलिड बोलते हो, कोवलेंट सॉलिड बोल दो, है ना? या इसको आप नेटवर्क सॉलिड बोल दो, है ना? अच्छा, आपको पता होगा इन ऐसे सॉलिड जो होते हैं ना बच्चों, सच सॉलिड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। बोलो बच्चों,
इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होते हैं, है ना बेटा। और आपको पता होगा कि इनके मेल्टिंग पॉइंट इतने ज्यादा होते हैं, जैसे आपको मैं सिलिका के एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि अपन एक डेड बॉडी पूरी जला देते हैं, मिट्टी के ऊपर रख के जलाते हैं, क्या मिट्टी मेल्ट होती है क्या? बोलो बच्चों। अरे शमशान घाट में एक डेड बॉडी जलाई जाती है, तो जब आपने देखा होगा कि नीचे जो मिट्टी है वो मेल्ट होती है क्या? नहीं होती है ना। जबकि आप सोचो वहां पर टेम्परेचर कितना हाई चला जाता होगा, आराम से 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका होता है, और उस टेम्परेचर भी उस मिट्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीजन उसका, रीजन क्या है? इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है ना बेटा। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। क्लियर है क्या ये बात? बोलो बच्चों। अरे समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब एक बताओ बेटा, मुझे एक बताओ कि which has maximum tendency of polymerization। ठीक है, आप बताओ बेटा। SiO4-4 है ना, फिर मैं लेता हूं SO4-2, ClO4-1 एंड PO4-3। बताओ बच्चों, किसमें मैक्सिमम टेंडेंसी होगी पॉलीमराइज होने की? देखो बेटा, जिसको पॉलीमराइज होना है, इसका मतलब उसमें पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी। पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम किसमें होती है? इसका साइज बड़ा होता है। अब बेटा सिलिकॉन सल्फर आपको दिख ही रहा है, तो क्या होगा? होता है बेटा, याद करो इनकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर अपन आगे पढ़ेंगे बेटा। इनकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर मैं पढ़ाऊंगा, जिनको आप क्या बोलते हो? इनको आप बोलते हो सिलिकेट्स, बोलते हो ना। इनकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? सिलिकेट्स बोलते हो। याद है क्या? पढ़ेंगे अपन आगे। बोलो बेटा। तो एक बात समझ में आई? ठीक है, पक्का ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? बोलो बच्चों, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको बोल रहे हैं, समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको बोलते हैं? ये मॉलिक्यूलर नहीं है बच्चों, ये कोवलेंट है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे बोलना है, मान लो आपके पास सॉलिड मीथेन है, तो मीथेन के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, तो उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल सकते हो आप। ये तो नेटवर्क सॉलिड है बच्चों, समझ में आ गई बात? बोलो, क्लियर है? ठीक है बेटा, चलिए अब अपन आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन, है ना। आपको पता होगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन। जिसको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा उसको इस चैप्टर में आगे सब कुछ समझ में आएगा, और जिसको हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आएगा आगे उस चैप्टर में बहुत दिक्कत होगी बेटा। ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन समझ लो तो सुखी रहोगे, और नहीं समझोगे तो दुखी रहोगे बेटा। पहले ही सुन लो। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, सुनो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि जैसे देखो, ये मैं आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट साइज के, इस तरह से मान लीजिए ये लड्डू है सपोज, ठीक है ना। सब कुछ अलग अलग साइज के ना, है बेटा, सब कुछ डिफरेंट साइज के थे, ठीक है। अब मैंने बेटा इनको सबको मिक्सअप किया, और मिक्सअप करके मैं सबको एक ही साइज के लेके आ गया। ये हाइब्रिडेशन है बच्चों, सिंपल सी बात तो ये है। तो हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, देखो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स विच हैव, है ना, डिफरेंट साइज एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड साइज ऑर्बिटल। समझ में आई बात? अरे बोलो बच्चों। देखिए ये आपके डिफरेंट है ना, और ये क्या है बच्चों, ये आइडेंटिकल है कि नहीं है? तो डिफरेंट टाइप की एंटिटीज का आपस में मिलकर एक आइडेंटिकल एंटिटीज
जनरेट कर देना, उसको हाइब्रिडेशन बोल सकते हैं अपन। मिक्सिंग होगी ना, अरे बोलो बेटा। अब ये जो चारों लड्डू है ना, तो चारों लड्डुओं की प्रॉपर्टी वो जो वापस हमने बनाए उनमें वापस ये प्रॉपर्टीज आएगी। अब देखो बेटा सुनो, पहले एक इसकी कॉमन डेफिनेशन समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, इसकी कॉमन डेफिनेशन समझ में आई? अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना? वाई इट इज रिक्वायर्ड, है ना? इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, ये हमें देखना है। जरूरत क्या है भाई? देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास बेटा ये बेरिलियम हाइड्राइड है बेटा। अब देखो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p0। अब एक बात दिमाग में फिट कर लो बेटा, जिस एटम को जितने बॉन्ड बनाने ना, उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है ना बेटा? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये बेरिलियम है, इसको थोड़ा सा ढंग से देखिए, है बेटा। इस बेरिलियम के पास अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बोलो बच्चों, बेरिलियम के पास 0, जबकि इसको बॉन्ड कितने बनाने हैं? तो बॉन्ड 2 बनाने हैं। तो याद करो, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को उधर भेज सकता है, और भेजने के बाद ये पिक्चर बन गई क्या? भेजने के बाद ये पिक्चर बन गई क्या? बोलो, ये बन गई पक्का? अब देखो बेटा, ये 2s है और ये 2p है। अब मैं केस फर्स्ट लेता हूं, देखो बेटा सुनो, विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। मैं बिना हाइब्रिडेशन के बात करता हूं। तो देखो बेटा सुनो, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन है इसका s ऑर्बिटल में, और एक इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में। क्या इस बात के लिए आप एग्री करते हैं? बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में। ऊपर से देखो, अब देखो, एक हाइड्रोजन आया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक और हाइड्रोजन आया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया। ये बॉन्ड बन गया बच्चों, बोलो बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो, हाइड्रोजन ने कौन सा ऑर्बिटल प्रोवाइड किया? s ऑर्बिटल। और इस हाइड्रोजन ने भी कौन सा ऑर्बिटल प्रोवाइड किया? s। तो मुझे बताओ, ये मैं अगर बोलूं इसको फर्स्ट बॉन्ड बोल दो, इसको सेकंड बॉन्ड बोल दो, तो फर्स्ट बॉन्ड बना एस एस ओवरलैपिंग से, एंड सेकंड बॉन्ड बना sp या ps ओवरलैपिंग से, है बेटा? ये बना ss ओवरलैपिंग से, और ये बना ps ओवरलैपिंग से। क्या दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे क्या? बोलो बच्चों, क्या दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे? तो अब देखो, अपन ऐसा बोलेंगे कि इफ hybridization is not considered, then both sigma bond will be different, है ना? दोनों सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। बट प्रैक्टिकली both sigma bonds are identical। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो दोनों सिग्मा बॉन्ड है, दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग आएगी, दोनों की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब कुछ अलग होगी ना? सब कुछ अलग होगी अगर आप हाइब्रिडेशन कंसीडर नहीं करते हो। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया ना, तो दोनों की बॉन्ड एनर्जी एक जैसी आ रही है, दोनों की बॉन्ड लेंथ एक जैसी आ रही है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब देखो बेटा सुनो, क्या किया, ये सेकंड मैंने लिया विद हाइब्रिडाइजेशन। मैं हाइब्रिडाइजेशन को अब कंसीडर करते हुए कर रहा हूं। तो देखो बेटा सुनो, ये एक 2s ऑर्बिटल है, और ये एक 2p ऑर्बिटल है, ठीक है बेटा? ये 2s है, ये 2p है। इन दोनों को आपस में मिक्सअप किया बेटा। आफ्टर मिक्सिंग क्या देख रहे हैं आप? देखो बेटा, क्या मिल गई?
2sp ऑर्बिटल्स आगे क्या, बोलो बच्चों, 2sp ऑर्बिटल आगे क्या, एक s मिला और एक p मिला, तो जिन जिन ऑर्बिटल के मिलने से बना उनको यूज ले लिया मैंने, s और p, और टोटल 2 मिले। अब देखो बेटा सुनो, ये बेरिलियम है, इस बेरिलियम में ये इलेक्ट्रॉन sp में, ये भी sp में, इधर ये हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन, ये इस तरह से देखो बॉन्ड बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बोलो बेटा। अब देखो फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड है ना, नाउ बोथ बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, है ना, so uniform nature of both bonds can be explained by hybridization। बोलो बच्चों समझ में आया, तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, बोलो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, कुछ समझ में आया, कि जो बॉन्ड्स है ना उनकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है, उनके जो एक जैसा बिहेवियर है ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी, हाइब्रिडाइजेशन से अपन क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक क्लास एग्जांपल देख लो, देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास मीथेन है ना, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये है बच्चों 2s2 2p2 है बेटा, ये देखो। अब एक चीज बताओ, चार बॉन्ड बनाने, चार बॉन्ड बनाने तो इसको यहाँ भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, भेजने के बाद देखो बेटा ये होगी पिक्चर मेरे सामने, ठीक है, मिल गया मेरे को। अब मुझे बताओ टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए वो देखो बेटा 1 2 3 और 4, ये हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें ये बॉन्ड तो बना SS, और बाकी जो बॉन्ड बन रहे हैं ना वो बन रहे हैं sp, बोलो बच्चों बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब मीथेन की स्ट्रक्चर में विदाउट हाइब्रिडाइजेशन 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए और एक बॉन्ड अलग होना चाहिए, बोलो बच्चों। विदाउट हाइब्रिडाइजेशन methane should have 3 bonds similar and one is different from these 3 bonds, बोलो बच्चों, 3 एक जैसे और एक जो होगा वो इन तीनों से डिफरेंट होगा, है ना, बोलो बच्चों। प्रैक्टिकली methane has all 4 identical bonds, बोलो बच्चों all 4 identical bonds, है ना। कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो बेटा सुनो, ये क्या किया हमने, ये एक S है और ये 3p है, ठीक है, ये आपस में कंबाइंड हुए, कंबाइंड होके इन्होंने 4sp3 ऑर्बिटल्स बना लिए, बना लिए बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब ये जो चारों बॉन्ड बन रहे हैं है ना, अगर आप इन चारों बॉन्ड को कंसीडर करो तो कौन से बन रहे हैं बच्चों, sp3 बन रहे हैं बच्चों, तो अपन कह सकते हैं कि with the help of hybridization we can explain uniform properties of all 4 bonds, बोलो बच्चों कर सकते हैं हम सारे के सारे बॉन्ड की यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज